गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं उत्तराखंड के पूर्व परीक्षा में आए हुए 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। आज ये शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है किंगरी बिंगरी, नीति, माना ये क्या है? ठीक बात है। तो किंगरी बिंगरी, नीति, माना क्या है? उत्तराखंड की दर्रे हैं ये। ठीक हो गई बात। तो अगर मैं दर्रों की बात करूं तो मैं सबसे पहले चमोली और तिब्बत की बात कर देता हूं। ठीक बात है, चमोली और तिब्बत की। तो देखिए आप, किंगरी बिंगरी, नीति, माणा ये चमोली के बीच दर्रे हैं। चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। देखिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये मैप है आपका, और ये आपका चमोली है, और ये आपका तिब्बत का इलाका है। ये आपका तिब्बत का इलाका है। तो इन दोनों को जो जोड़ते हैं दर्रे, उनकी मैं बात कर रहा हूं, चमोली और तिब्बत की। देखिए, किंगरी बिंगरी भी यही है, नीति भी यही है, माणा भी यही है, डुंगरीला है यहाँ पर, उसके अलावा बालचा है यहाँ पर, शलशल है यहाँ पर, तंजुम है यहाँ पर, कोई, भिंडार, चोर होती, लमलंग और घटरलिया, ये सारे के सारे दर्रे आपके चमोली और तिब्बत के बीच हैं। दोबारा आता हूं, किंगरी बिंगरी, नीति, माणा, डुंगरीला, बालचा, शलशल, तंजुम, ठीक है, भिंडार, चोर होती, लमलंग और घटरलिया, ये सारे के सारे दर्रे आपके चमोली और तिब्बत के बीच हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता हूं। आप देखिए, ये पिथौरागढ़ है और ये तिब्बत है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच अगर बात करूं, लिपुलेख, गुंजी दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच है। उसके बाद दारमा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। नवीधुरा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच है। मनसिया, लंपिया और ऊंटा जयंती, ये दर्रे आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं, तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रों की बात कर रहा हूं। ये उत्तरकाशी है, ऊपर तिब्बत है। अगर इनकी बात करूं तो मैं थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागचोकला, ये आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में दर्रे हैं। उसके अलावा उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, और हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा है। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं, श्रृंगकंठ दर्रा आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। उसके अलावा ये चंपावत है और ये पिथौरागढ़ है। चंपावत पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है लास्पा। ठीक हो गई बात। उसके अलावा चमोली और बागेश्वर के बीच में, देखिए, ये चमोली और बागेश्वर के बीच में जो दर्रा है, इसका नाम है आपका सुंदर ढूंगा। ठीक हो गई बात। उसके अलावा अगर जो बात करूं मैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर की, तो यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम है ट्रेल पास। ट्रेल ने खोजा था, इसलिए इसका नाम ट्रेल पास है। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं आपसे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन की बात करता हूं। पहले एक देख लेते हैं, उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है कालिंदी। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, एक दर्रा और होता है जिसका नाम है सिनला। ये आपके समीक्षा अधिकारी में आया था, जो आपका व्यास घाटी को दारमा से घाटी से जोड़ता है। व्यास घाटी दारमा घाटी को जोड़ने वाला आपका सिनला दर्रा है। ये आपके पेपर में आया हुआ था। ठीक हो गई बात। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आप आइए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मोण मेला कहां पर आयोजित होता है? मोण मेला की बात हो रही है, तो देख लीजिए, मोण मेला आपका पाली पछाऊ, जोनसार और रवाई क्षेत्र का मेला है मोण मेला। ठीक बात है। सबसे पहले तो किस नदी में लगता है? ये अलगाड़ नदी में लगता है मोण मेला। इसमें क्या करते हैं? देखिए, इसमें मछली पकड़ने का मेला है, वही है मोण मेला। मछली पकड़ना क्या है? मछली पकड़ने की कहानी वो देख लेते हैं। पकड़ते कैसे हैं? पहले तो ये टिमरू एक पेड़ होता है, उसकी छाल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाते हैं और उसे नदी में डालते हैं, अलगाड़ नदी में,
मछली खा करके उसे बेहोश हो जाती है, मछलियां उस चूरन को खाकर बेहोश हो जाती हैं और पकड़ा जाता है। देखिए इसका ना बड़ा वैज्ञानिक तर्क है कि ये ऐसा क्यों डालते हैं मछलियों को बेहोश करने के लिए। एक्चुअल में जो अलगाड़ नदी है उससे खेतों में पानी भी जाता है, खेतों में सिंचाई होती है, तो उससे क्या होता है, जब ये अलगाड़ नदी का पानी टिमरू की छाल के साथ खेतों में पहुंचता है तो क्या करता है, ये फसलों की चूहों से और कीड़ों से रक्षा करता है। समझ गए आप? तो एक तरीके का एक्सक्यूज मी, तो एक तरीके का ये क्या है, ये एक तरीके की वैज्ञानिक विधि है, छिड़काव है खेतों में। ठीक बात है, फसलों को होने वाले नुकसान से। इसके अलावा टिमरू का यूज औषधि वगैरह में भी होता है, दांत साफ करने में भी टिमरू का यूज होता है। अब आपसे बात करें ये मेला किसने शुरू किया, तो टिहरी के नरेश नरेंद्र शाह ने ये शुरू किया। नरेंद्र शाह का काल 1913 से 1946 तक है। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अगर जो मैं बात करूं तो संस्थापक श्रीदेव सुमन है। ठीक है, 1939 में संस्थापक क्या, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके घर पे, श्याम सिंह नेगी के घर पे हुई थी। श्याम सिंह नेगी के घर पर ये स्थापना हुई थी। और कौन कौन थे इसमें, इसमें गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला और महिमानंद ढोबाल, ये प्रमुख रूप से थे। श्याम सिंह नेगी के घर देहरादून में चक्कूवाला में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथे श्रीदेव सुमन भी थे संस्थापकों में। श्रीदेव सुमन क्या हुआ था, इसकी एक समिति थी जिसका नाम, समिति संयोजक समिति होती है। ठीक बात है, संयोजन करती है। तो संयोजक समिति के मंत्री चुने गए थे, श्रीदेव सुमन मंत्री चुने गए थे। ठीक हो गई बात। तो इसकी एक आध बात और देख लेते हैं फिर हम चलते हैं। देखिए ये जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है इसकी स्थापना राजशाही के विरुद्ध प्रजा के अधिकारों को लेकर के इसकी स्थापना हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल टिहरी राजशाही में ही हुई है, ये पूरे भारत में भी हुई है। तो अखिल भारतीय प्रजामंडल भी था एक, तो उसकी मैं अगर बात करूं तो 1939 में अखिल भारतीय प्रजामंडल जो था उसकी सम्मेलन लुधियाना में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था, लुधियाना में हो रहा था। ठीक बात है, लुधियाना में हो रहा था। तो हर प्रांतों के एक सदस्य होते हैं वहां पर। तो जब लुधियाना में हो रहा था उसके जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने श्रीदेव सुमन को क्या चुना था, श्रीदेव सुमन को हिमालय प्रांतीय राज्यों के प्रतिनिधि चुना था श्रीदेव सुमन को। ठीक बात है, श्रीदेव सुमन इसमें भी चुने गए थे। एक दो बात और करूं मैं श्रीदेव सुमन की अगर जो आ गया है तो देखिए कहानी सी बताता हूं। श्रीदेव सुमन के 3 भाई थे ये लोग। तो एक बार श्रीदेव सुमन की मां ने कहा था कि बेटा तुम उससे रोज पैसे ले जाता है, कमा कर कब देगा। तब सुमन ने क्या कहा था, ध्यान देना चाहिए। सुमन ने कहा था कमाने के लिए तो तेरे 2 अन्य बेटे हैं, मुझे तो उनके लिए छोड़ दे जिनका कोई बेटा नहीं है। ठीक हो गई बात। तो और दूसरा श्रीदेव सुमन की एक बात और बताता हूं। टिहरी की जनता को श्रीदेव सुमन कहा करते थे गुलाम की गुलाम। गुलाम की गुलाम का मतलब क्या है, देखिए ऊपर तो थे अंग्रेज, अंग्रेजों के गुलाम राजशाही और राजशाही के अधीन जनता। ठीक बात है। तो देखिए गुलाम की गुलाम हो गई ना, जनता राजा की, जो राजा की गुलाम है, राजा के ऊपर अंग्रेज है, तो इसलिए कहा था गुलाम की गुलाम कहा था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। चलिए देखिए यहाँ पर ताल दिए गए हैं। तो डोडी ताल उत्तरकाशी का है, बिल्कुल ठीक बात है। बेनी ताल चमोली का है, ठीक बात है। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। देवरिया ताल भी आपका रुद्रप्रयाग का ताल है, देवरिया ताल। ठीक हो गई बात, याद रखिएगा। कभी कभी एक एक ताल उठा कर दे देता है, कभी आगे तालों पर मैं चर्चा करूंगा, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया तालों के। देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग का ताल है, फेमस ताल है। और एक हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, सबसे ऊंचा ताल कौन सा है उत्तराखंड का, देवताल। झील जो हो गई देवताल, वो कहाँ पे है, वो आपका
चमोली में है। एक बार उत्तराखंड पीसीएस मेंस में जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था सामान्य अध्ययन, तो एक क्वेश्चन आया था, मैं उसकी बात करता हूँ। उत्तराखंड में सबसे अधिक जो ये जल स्रोत है यानी कि ताल सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा ताल आपके चमोली में है। ठीक बात है, सबसे ज्यादा ताल आपके कहाँ पे है, चमोली में है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। कहीं आप नैनीताल लगा दें, सोचे वहां 7 ताल हैं और झीलें हैं, तो सबसे अधिक ये प्राकृतिक जो तालाब हैं, ये खड्डे हैं, जो ये पानी के वो हैं तालाब, ये सबसे ज्यादा चमोली में मिलते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, तो खतलिंग ग्लेशियर अभी हम पढ़ के गए हैं, सारी नदियां टिहरी गढ़वाल में है। खतलिंग ग्लेशियर यहां से कौन सी नदी निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। तो आप देखिएगा भिलंगना नदी, भिलंगना की मैंने 2 सहायक नदी भरी थी और भिलंगना जाके भगीरथी में मिल जाएगी। किस में मिलेगी, भगीरथी में, कहां पर, गणेश प्रयाग में, पुरानी टिहरी में मिल जाती है। तो खतलिंग ग्लेशियर की बात हो गई। मैं अगर 2-4 ग्लेशियर की बात कर लूं तो मेरा टॉपिक पूरा सा हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलम। मिलम ग्लेशियर है मुनस्यारी में। मुनस्यारी आपका पिथौरागढ़ में। ठीक बात है। और मिलम की विशेषता क्या है, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपका मिलम ग्लेशियर है। ठीक हो गई बात। अगर मैं आपसे कहूं मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे मिलम से एक तो मिलम नदी निकलती है ना। मिलम नदी पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर की सहायक नदी होती है मिलम, वो निकलती है। और दूसरी आपकी निकलती है गौरी गंगा। गौरी गंगा भी मिलम से निकलती है। और गौरी गंगा किसकी सहायक नदी, गौरी गंगा काली की सहायक नदी है। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्लेशियर पे आता हूं। तो आप जानते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। इसका एरिया लगभग 30 गुना 2 है। ठीक बात है। इसके अलावा उत्तरकाशी का एक ग्लेशियर जो है वो डोरियानी है, जिसे आपको देख लेना चाहिए। तो उत्तरकाशी के 2 हो गए, एक डोरियानी हो गया, एक गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। फिर अगर जो मैं बात करूं तो अन्य ग्लेशियर की, तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी। पिंडारी आपका बागेश्वर और चमोली में है। ठीक बात है। देखिए, अगर ये खाली बागेश्वर में होता तो इसे मैं कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहता, लेकिन ये बागेश्वर और चमोली 2 में है। तो उत्तराखंड का आकार में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं बागेश्वर के, जो खाली बागेश्वर में ही ग्लेशियर हैं, तो कौन कौन से हैं, एक सुखराम है बागेश्वर में। ठीक होगी बात। एक सुंदर ढूंगा है बागेश्वर में, सुंदर ढूंगा। एक कफनी है बागेश्वर में, और एक मैकतोली है बागेश्वर में। ये बागेश्वर के ग्लेशियर हैं, कफनी, मैकतोली, सुंदर ढूंगा, सुखराम। ठीक हो गई बात। उसके अलावा उत्तरकाशी का एक बंदरपूंछ ग्लेशियर भी है। आप जानते हैं बंदरपूंछ पर्वत पे जो है बंदरपूंछ, ये भी उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी का है। नेक्स्ट अगर जो बात करूं, एक ग्लेशियर है चोराबाड़ी। चोराबाड़ी रुद्रप्रयाग में है। इससे निकलती है आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक होगी बात। और रुद्रप्रयाग में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है केदारनाथ ग्लेशियर। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, सतोपंत कहाँ पे है, सतोपंत आप जानते हैं अलकनंदा जहां से आती है, वो है चमोली में। सतोपंत ग्लेशियर है आपका। और कौन सा है चमोली में, दूनागिरी है चमोली में। और कौन सा है, और एक हिपरा बमक भी है। हिपरा बमक भी कहाँ पे है, हिपरा बमक भी आपका चमोली में है। उसके अलावा अगर जो मैं पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की बात करूं, पिथौरागढ़ के, तो पिथौरागढ़ में एक तो आपका हीरामणि है, एक आपका नामिक है पिथौरागढ़ में, एक आपका पिनोरा है पिथौरागढ़ में, पिनोरा है पिथौरागढ़ में, और एक आपका रालम है पिथौरागढ़ में। ठीक है। एक हमने मिलम पढ़ लिया था पीछे, है ना, मिलम भी पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से ये आपके प्रमुख ग्लेशियर हो गए हैं जो मेरे को बताने चाहिए थे, मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ।
कह रहा है पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए 2-3 क्वेश्चन मिल गए आपको अभी तक, मैंने इसलिए नदी का टॉपिक पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट था, है ना। तो आप पेपर का तरीका देखिए कि क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, तो आपको याद रखने चाहिए। चलिए, तो पूर्वी धौली गंगा हम पढ़ के आए थे, किसकी सहायक नदी, काली की सहायक नदी। पूर्वी धौली गंगा किस नाम से निकलती है, देखिए 2 धाराओं के रूप में निकलती है, एक होती है धौली और एक होती है लिस्सर, हमने पढ़ा था, दोनों मिल जाती हैं और जाकर के ये काली में मिलेगी। काली में कहाँ मिलेगी, खेला में। खेला कहाँ है, खेला तवा घाट में है, जहां पर ये जाकर के काली में मिल जाएगी। इसकी 1-2 सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए, हमने पढ़ी थी, नानदारमा कर देता हूं मैं, ठीक है, सेला यांगटी, और भी मैंने 3 शायद मैप में भरी हुई थी, आपको देखना चाहिए मैप के साथ, तभी आपको मजा आएगा काम करने का, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। देखिए तो पुराना क्वेश्चन है, राजा जी। देखिए पहला जो था, पहला जिम कार्बेट है, दूसरा राजा जी है, अब तीसरा और चौथा भी शामिल कर दिया है, घोषणा हुई थी। एक है आपका सुरई और एक है आपका नंधौर। आप कहेंगे सुरई, सुरई कहाँ पे है, देखिए ये 49वां था, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला लगता है, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से पीलीभीत जिला लगता है, तो पीलीभीत जो जिला लगता है, पीलीभीत जिले से खटीमा का क्षेत्र लगता है, तो उसी क्षेत्र में है ये सुरई। और नंधौर की बात करूं, नंधौर नैनीताल, नैनीताल के हल्द्वानी वाले क्षेत्र में और चंपावत वाले क्षेत्र में नंधौर फैला हुआ है, ठीक बात है। तो नंधौर की बात करूं मैं आपकी, तो हल्द्वानी और चंपावत वाला इलाका नंधौर का होता है। और अगर जो बात करूं मैं सुरई की, तो सुरई पीलीभीत वाला इलाका और खटीमा वाला इलाका, पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश और खटीमा हमारा उत्तराखंड, वहां पे बाउंड्री लगती है। आप चेक कीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपको कि आपको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पे है। देखिए कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र, आप अगर श्रीनगर जाएंगे ना, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग वाले रूट पे जाएंगे तो धारी देवी का मंदिर पड़ेगा, धारी देवी के मंदिर से आगे जाएंगे ना तो वो रुद्रप्रयाग का इलाका है, तो वहीं पे कलियासोड़ है। ये भूस्खलन होता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन आया हुआ कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पे है, तो आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के मार्ग पर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की पश्चिम से पूर्व की ओर लगाई है। अच्छा देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर आपको खुद लगाना चाहिए, तो मैं अगर लगाऊं तो केदारनाथ जो है आपका, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, नंदा देवी चमोली में है, विंसर अल्मोड़ा में है और अस्कोट पिथौरागढ़ में। तो मेरे ख्याल से पश्चिम से पूर्व लग गया है। रुद्रप्रयाग के पूर्व में चमोली है, चमोली के पूर्व में अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के पूर्व में पिथौरागढ़ है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि पहले वाला क्यों नहीं हो रहा। देखिए केदारनाथ रुद्रप्रयाग हो गया, अस्कोट पिथौरागढ़ ये एकदम से आगे पीछे चले गए, इसी तरह से सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसका सी लग जाएगा, है ना। जब वन्य जीव विहार को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इस आयाम को भी दिखाऊंगा कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी आयाम बनते हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सर्वाधिक बड़े हिमानी कहाँ मिलते हैं, ठीक हो की बात। क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी हिमानियां किस क्षेत्र में मिलती है, इसकी बात। देखिए महाद्वीपीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी हिमानी मिलती है, महाद्वीपीय क्षेत्रों में, ठीक है। महाद्वीपीय हिमानियां सबसे बड़ी हिमानियां होती हैं। आप कहेंगे महाद्वीपीय हिमानियां कैसे, देख लीजिए आपको महाद्वीपों में जो हिमानियां मिल रही हैं वो सारी की सारी, मैं अगर आपसे एक उदाहरण दे दूं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिक भी एक महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका क्या है, एक महाद्वीप है, तो सबसे बड़ी हिमानियों में जाएगा वो भी, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो बड़े ग्लेशियर्स हैं सब महाद्वीपों में मिलते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा कफनी ग्लेशियर, अभी मैंने पढ़ाई कफनी, मैकतोली, सुंदर ढूंगी, तो ये सारे के सारे आपके बागेश्वर में है, अभी हमने पढ़ाई है तो मैं इसे ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार कहलाता है, ठीक बात है। गढ़वाल का द्वार भी कह देते हैं, कोट द्वार कह देते हैं ना। और आपसे पूछे उत्तराखंड के जो 4 धाम है उसका प्रवेश द्वार क्या है, उसका प्रवेश द्वार ऋषिकेश है ना। और उसके अलावा मसूरी जो है, मसूरी किसका कहलाता है, मसूरी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है, मसूरी, गंगोत्री
और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी है आपका, ठीक है। यहाँ से भी जाता है उत्तरकाशी को रास्ता, खाली अगर इन्हीं की बात करें तो। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं वो देख लेता हूँ। आइए आप मेरे साथ। देखिए यहाँ पर कोटद्वार लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कोटद्वार। कोटद्वार कौन सी नदी के किनारे? कोटद्वार खो नदी के किनारे, ठीक बात है, खो नदी के किनारे है। कोटद्वार में जो किला था उसका नाम क्या था? मोरध्वज किला, है ना। उसके बाद मैं बात करूं दुगड्डा। दुगड्डा देखिए होता क्या था, पहाड़ी क्षेत्रों से सामान लेने के लिए जो लोग आते थे उसे दुगड्डा कहा जाता था। तो दुगड्डा की स्थापना धनीराम मिश्र ने की थी ना। धनीराम मिश्र ने दुगड्डा की स्थापना अपने खेत में की थी। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? देखिए हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर अफगानिस्तान में भी तो एक आंदोलन चल रहा था, इसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। तो पठानों का आंदोलन था, अब्दुल गफ्फार खां उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन पर ही गोली चलाने से मना करा था चंद सिंह गढ़वाली ने। चंद सिंह गढ़वाली 2/18 बटालियन के थे और इन्हें जो आदेश दिया था ना गोली चलाने का, वो रिकेट ने दिया था। तो इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। चंद सिंह गढ़वाली की अगर जो मैं बात करूं, चंद सिंह गढ़वाली कहाँ के हैं? पौड़ी के मसई गांव के हैं ना, पौड़ी का मसई गांव है इनका, वहां के हैं चंद सिंह गढ़वाली। चंद सिंह गढ़वाली की अगर जो मैं बात करूं, इसके अलावा चंद सिंह गढ़वाली की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो एक आध चीज हम देख लेते हैं। जब चंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना किया तो 23 अप्रैल की घटना है। 23 अप्रैल 1930 को चंद सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना किया। तो मोतीलाल नेहरू ने इस दिन गढ़वाल दिवस, पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की बात कही थी 23 अप्रैल 1930 को। ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद एक आधी चीज और देख लेते हैं। पेशावर कांड के नायक तो हो गए। 1994 में चंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, डाक टिकट जारी किया गया था, 1994 में जारी किया गया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। कह रहा उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर मारे जाते हैं? ठीक है, तो पत्थर मारे थे बगवाल खेलना कहते हैं इसे, आषाढ़ी कोतिक भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ये आपका चंपावत में होता है, देवीधुरा मंदिर में, देवीधुरा चंपावत में। ठीक बात है, आषाढ़ी कोतिक कहते हैं। ठीक बात है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन होता है, एक परंपरा चल रही है, तो उसी के तहत यहाँ पत्थर मारे जाते हैं देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, काली कुमाऊं का क्षेत्र कहलाता है ये सारा का सारा। इसी मेला बगवाल मेला है। इसके अलावा अगर जो मैं बात कर लूं प्रमुख मेलों की, तो देखिए उत्तराखंड के एक उत्तरायणी मेला है, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? गोमती और सरयू के संगम पर लगता है, गोमती और सरयू के संगम पर लगता है उत्तरायणी मेला। ठीक है, बागेश्वर में। कहाँ पे? बागेश्वर में। उसके अलावा एक बैकुंठ चतुर्दशी मेला है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर में लगता है ना, दिवाली के बाद लगता है, दिवाली के बाद लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। उसके बाद अगर मैं बात करूं गोचर मेला, गोचर मेला कहाँ लगेगा? गोचर मेला आपका चमोली में लगेगा। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं माघ मेला, माघ मेला कहाँ लगेगा? उत्तरकाशी में लगेगा माघ मेला। ठीक हो गई बात। इसके अलावा मकर संक्रांति को लगता है माघ मेला। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं पूर्णागिरी मेला, पूर्णागिरी मेला कहाँ लगेगा? पूर्णागिरी मेला आपका टनकपुर में लगेगा। टनकपुर कहाँ है? टनकपुर चंपावत में। यहाँ पर पूर्णागिरी पीठ है जहाँ पर ये टनकपुर में पूर्णागिरी मेला लगता है। इसके अलावा एक बार पेपर में पूछा था नंदा देवी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? नंदा देवी मेला आपका अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मेला है, नंदा देवी मेला। उसके अलावा एक अनुसुईया देवी का मेला है, अनुसुईया मंदिर है, तो ये कहाँ पे लगता है? अनुसुईया मेला आपका गोपेश्वर में लगता है। चलिए थोड़ा स्पीडी चलते हैं, काम को स्पीडी करते हैं काम। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि महासु देवता की पूजा होती है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए महासु देवता की पूजा हमारे महासु देहरादून में होती है। महासु देवता की पूजा, इनका पूजा का स्थल जो है हनोल है ना, हनोल है। अब यहाँ पे एक दो चीज देख लेते हैं। हनोल नाम कैसे पड़ा? देखिए मिहिर कुल एक राजा है, मिहिर कुल, गुजरों का राजा मिहिर कुल हूण, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम हनोल पड़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो इसलिए आपसे पूछे हनोल मंदिर कौन सी स्थापत्य में, तो आप कहेंगे हूण स्थापत्य कला में बना हुआ है हनोल मंदिर। ठीक है, हूण से ये हनोल शब्द आया है, याद रखिएगा। महासु देवता का मंदिर जोनसर बावर में।
चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। जब भारत आजाद हुआ तो टिहरी का राजा कौन था? ठीक बात है, टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह थे। 1946 से 49 इनका काल है। तो उन्होंने ही विलय पत्र पर साइन किए थे। टिहरी का विलय उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट कह रहा तारा दत्त गैरोला क्या है? ठीक है, तारा दत्त गैरोला एक तो अधिवक्ता है तारा दत्त गैरोला, और इन्हें अगर आप बोल सकते हैं फॉल्क्लोरिस्ट बोल सकते हैं। ठीक बात है। देखिए क्या है तारा दत्त गैरोला को। ठीक बात है। आप कहेंगे ये क्या होते हैं? फॉल्क्लोरिस्ट का मतलब है जिन्होंने लोक कथाओं का अध्ययन किया। लोक कथाएं गाई गई, लोक कथाओं का जो अध्ययन करते हैं उन्हें ही कहते हैं फॉल्क्लोरिस्ट। इन्होंने लोक कथाओं का अध्ययन किया है। ठीक है, तो गढ़वाली पत्रिका से भी जुड़े रहे हैं ये। कौन सी पत्रिका से? गढ़वाली पत्रिका से जुड़े रहे हैं ये तारा दत्त गैरोला। उसके अलावा अगर जो बात करूं मैं इनकी हिमालयन फोकलोर इनकी प्रमुख संकलन है। हिमालयन फोकलोर प्रमुख संकलन है। हिमालयन फोकलोर का मतलब क्या है? हिमालय की लोक गाथाएं। इसका मतलब होगा हिमालय की लोक गाथाएं, हिमालयन फोकलोर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इसके अलावा अगर जो बात करूं मैं हिमालयन लोकगीत भी इनकी एक संकलन है। क्या? हिमालयन लोकगीत भी इन्हीं का संकलन है। इसके अलावा जो बात करूं मैं एक है हिमालयन लोकगीत पश्चिमी नेपाल के भूत व दानव। हिमालयन लोकगीत तो लिखा ही है, पश्चिमी नेपाल के भूत व दानव, ये भी इन्हीं का संकलन है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट कह रहा किनका कार्य जोहार घाटी से जुड़ा हुआ है? ठीक है बात, यही बात हो रही है। जोहार घाटी से जुड़े हुए कौन है? तो देखिए हमारे शेर सिंह पांगती जी, कहाँ गया? शेर सिंह पांगती जी जोहार घाटी से जुड़े रहे हैं। ठीक है, शेर सिंह पांगती देखिए एक टीचर थे। ये टीचर होने के बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र में पहाड़ी सीमांत क्षेत्रों से पलायन क्यों हो रहा है इसका अध्ययन किया। तो भोटिया जनजाति के कल्चर पे पूरा अध्ययन किया है, संस्कृति पे पूरा अध्ययन किया है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इनकी पुस्तकें भी है। एक पुस्तक का नाम है जोहार शब्दकोश, इनकी प्रमुख पुस्तक है एक। ठीक बात है। एक पुस्तक है इनकी कैलाश मानसरोवर, वो भी इनकी पुस्तक है कैलाश मानसरोवर। और एक इनकी पुस्तक है चैती नखरियाली। चैती नखरियाली इनकी पुस्तक है। ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको इनके इम्पोर्टेंट बता दिए। ठीक, और अगर जो इनकी बात करूं मैं एक आधी क्वेश्चन की ओर, तो इन्होंने 2000 में, वर्ष 2000 में क्या बनाया था? ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम बनाया था। ठीक बात है। क्या बनाया था? ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम बनाया था इन्होंने। और इसमें भोटिया जनजाति के सारे कला के सारी चीज़ों का संकलन कर रखा है इन्होंने। ठीक हो गई है। 2000 में बनाया था। पलायन पर इन्होंने स्टडी किया है कि क्यों पलायन हो रहा है। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे गंगादत्त उप्रेती लिखे हैं। इनकी पुस्तक आई हुई है किताब में, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। पुस्तक का नाम है द हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। ठीक बात है। इनकी प्रमुख पुस्तक है, पेपर में आई हुई है, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन। इंपॉर्टेंट पुस्तक है गंगादत्त उप्रेती की। उसके बाद देवकी नंदन पांडे लिखे हैं। इनकी एक देख लेते हैं। इनकी पुस्तक है दून एवं उनके आर्किटेक्ट। ठीक बात है, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, दून एवं उनके आर्किटेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी भी, देवकी नंदन पांडे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। केरा अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा का किला। खगमरा का किला किसने बनवाया था? तो खगमरा का किला आपके भीष्मचंद ने बनवाया था। अल्मोड़ा में ये ठीक होगी बात। तो अल्मोड़ा के अगर जो मैं किलों की बात कर लूं, तो अल्मोड़ा में एक और किला है जिसका नाम है नेथड़ा किला। नेथड़ा का किला। ठीक है, अब आप कहेंगे नेथड़ा का किला किसका? गोरखा के समय का है नेथड़ा किला। अल्मोड़ा के किलों की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा अल्मोड़ा में एक और किला है जिसका नाम है मल्ला महल।
ये किसने बनवाया? ये इन्होंने बनवाया था कल्याण चंद ने, मल्ला महल किला बनवाया था। इसके अलावा अल्मोड़ा के अगरजो किलो की एक और किला है जिसकी मैं बात कर लेता हूं, वो है आपका लाल मंडी किला। कौन सा है? लाल मंडी, या इसे आप दूसरा नाम क्या कहते हैं? फोर्ट मोइरा भी कहते हैं। ठीक बात है। ये किसका है? कल्याण चंद ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1563 में बनवाया था कल्याण चंद ने। ये भी अल्मोड़ा में है। उसके अलावा अगर जो मैं किलों की बात कर लूं, खगमरा का किला हो गया, मल्ला महल हो गया, नेथड़ा का किला हो गया और लाल मंडी किला, ये चारों किले कहाँ हो गए? आपके अल्मोड़ा में हो गए। उसके अलावा और किलों की बात कर लेता हूँ। राजा सोमचंद लिखा है, राजा सोमचंद ने राजबूंगा का किला बनवाया था। ये कहाँ पे है? ये तो चंपावत में है। ठीक है, अब चंपावत के किले की बात कर रहा हूं मैं। राजबूंगा का किला चंपावत में है। उसके अलावा अगर जो मैं बात कर लूं, एक किला बाणासुर का किला है। ठीक है, किसका? बाणासुर का किला। बाणासुर का किला कहाँ पे है? लोहोघाट में है। लोहोघाट चंपावत में है। इसी बाणासुर के किले को मारकोट भी कहते हैं, है ना, मारकोट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, एक गोला चोड़ किला है। कौन सा किला है? गोला चोड़ किला है। ये किसने? गोरिल चोड़ ने बनवाया था, है ना, गोरिल चोड़ ने बनवाया था। ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आप आइए मेरे साथ। कह रहा किस काल में, प्राचीन काल में कुब्जा मर्ग के नाम से जाना जाता था? कुब्जा मर्ग के नाम से ऋषिकेश जाना जाता था। ऋषिकेश का क्वेश्चन आया था किसकी भूमि है? तो रैभ्य ऋषि की भूमि है। ठीक है, रैभ्य ऋषि की तपस्थली है ऋषिकेश को। ऋषिकेश रैभ्य ऋषि की तपस्थली है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आप आइए मेरे साथ। कह रहा उत्तराखंड में कौन सा लोक वाद्य यंत्र उत्तराखंड का है? तो देखिए यहाँ पे आंसर भी लगा हुआ, हुड़का उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, उत्तराखंड वाला। देखिए अगर आपसे पूछे ना कि भारत में सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र तो वीणा है। ठीक है, सरस्वती माता भी वीणा बजाती है। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त भी वीणा बजाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। सितार, तबला, इनके आविष्कार अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन पे मध्यकाल इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो आप हुड़के को देखिए। देखिए हुड़का या हुड़क मैं पढ़ा देता हूँ। कह रहा यहाँ का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। ठीक बात है, 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है हुड़के की लंबाई। इसके दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है, यानी दोनों साइड में बकरी की खाल चढ़ा देते हैं। ठीक बात है। जागर कृषि कार्यों में बजाया जाता है। हुड़के 2 प्रकार के होते हैं। बड़े हुड़के को हुड़ुक कहते हैं और छोटे हुड़के को क्या कहते हैं? साहित्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए हाथ से बजाते होंगे, बकरे की खाल चढ़ी होती है। चर्म वाद्य यंत्र हो गया एक तरीके का हुड़का, आपका 1 फीट 3 इंच का होता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं, और कौन से वाद्य यंत्र है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक विनाई रखा हुआ है। विनाई का आप फोटो देखेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी। लोहे से बना हुआ वाद्य यंत्र है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों को दांत के बीच में रखकर बजाया जाता है। अब ये विलुप्त हो रहा है। तो सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक मारते हैं और जो लोहे से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा है यहाँ पर डफली रखा हुआ है। डफली आप देख सकते हैं थाली के आकार की है, जिसकी एक और क्या चढ़ी होती है? एक और खाल चढ़ी होती है। ठीक बात है। कह रहा है जिसके फ्रेम पर चारों तरफ ये घुंघरू लगे होते हैं। ये देखिए ये घुंघरू लगे हुए हैं इसकी परिधि पर। ठीक है, जिसके ताल और धुनों से बजाते हैं। आपने फिल्म में कई गाने भी सुने होंगे, डफली वाले डफली बजा, है ना, इस तरह के गानों में यही प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है ढोल। ढोल आप खूब जानते हैं। देखिए उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल। ठीक है, तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है ये। ठीक बात है। इसके बाएं साइड में बकरी की और दाएं साइड में भैंसे या बारहसिंगी की खाल चढ़ी थी। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। बाएं से मतलब होता है लेफ्ट साइड में बकरी की और राइट साइड में भैंसा या बारहसिंगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, राइट साइड में ज्यादा ताकत होती है आपके, तो राइट साइड वाला ज्यादा ताकत वाले जानवर है भैंस या बारहसिंगा, और बकरी बेचारी कमजोर सी है। नेक्स्ट आता हूं। कह रहा दमाऊ या दमामा। आप देख लीजिए दमाऊ या दमामा को, एक बार फोटो देख लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ता हूं क्या है। देखिए कह रहा है इसका प्रयोग भी पहले वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध और राजा के नगाड़ खानों में किया जाता था। ठीक बात है। पहले तो मतलब ये राजकीय वाद्य यंत्र था, बाद में इसका जनता में प्रयोग होने लगा तो लोक वाद्य यंत्र है। कह रहा धार्मिक कार्यों से लेकर सभी तरह के कार्यों में इसका बजाया जाता है। इसमें होता क्या है? तांबे का बना होता है वाद्य यंत्र।
जिसका व्यास कितना होता है, 1 फुट व्यास होता है और 8 इंच गहरी कटोरी के समान होता है। इसके मुंह पर चमड़े की खाल चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं ये राज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट सारंगी दिखा होगा आपको, देख लीजिए सारंगी, फिर पढ़ते हैं। सारंगी क्या है? सारंगी बद्दी जाति के लोग और मिरासी लोग अधिक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बात है, ये पेशेवर जातियों का वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट आता हूं। मोछंग, देख लीजिए अंकल जी बजा रहे हैं मोछंग। क्या है? मुख से बज रहा है, यानी सुशीर वाद्य यंत्र है। लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है, जिसे होठों पर रखकर एक उंगली से बजाया जाता है। ठीक बात है, होठों की हवा के प्रभाव तथा उंगली के संचालन से इसकी मधुर वो निकलती है आवाज, जैसे ना मोछंग लाइक बांसुरी टाइप। छोटा बांसुरी में भी तो उंगलियों को चलाते हैं, उसी तरह से इसमें भी करते हैं। उसके बाद अलगोजा, देखिए अब ये प्रॉपर बांसुरी है। यह बांस या मोटे रिंगाल क्या है? हमारे यहाँ एक तरह की नरकट घास है। ठीक बात है, कह रहा जिसे अकेले भी बजा लो बांसुरी को, या कहीं बाजे के साथ भी बजा लो, कई सारे वाद्य यंत्रों के साथ। ठीक बात है, कह रहा खुदैड़, झुमेलो आदि के साथ बांसुरी बजाई जाती है। पशु चारा की से खूब बजाते हैं, खेतों में अकेले बेचारे टाइम पास करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप चल गया, लेकिन व्हाट्सएप के सिग्नल ना आए खेत में तो क्या बजाएंगे? फिर आप यही बजाएंगे, अलगोजा या बांसुरी। चलिए नेक्स्ट, मशकबीन। चलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मशकबीन भी। यूरोपीय वाद्य यंत्र है, स्कॉटलैंड वाला। पहले सेना के बैंड में बजाया जाता था। ठीक है, क्या है? कपड़े का थैली नुमा है, जिसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं और एक नली में फूंक मारते हैं। आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक तारा, तानपुरे के समान है, एक तार होता है, इसलिए इसका नाम एक तारा होता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत लंबे हो गए वाद्य यंत्र। कह रहा कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए, खच्चर सेना का गठन आपके ट्रेल ने किया था 1822 में। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए ट्रेल ने इसका गठन किया था, खच्चर सेना का। खच्चर सेना को एक विकल्प के रूप में देखा गया था कुली बेगार प्रथा। आप कुली बेगार प्रथा जानते हैं, पूरा एक टॉपिक है। उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो कुली बेगार पर पूरी चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इतना ही बता पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका लिए वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी की रानी कर्णावती कहलाती है। आप जानते हैं महीपति शाह की वाइफ थी ये नागकटी की रानी। इनके समय में ही शाहजहां ने पहाड़ पर आक्रमण किया था 1636 में। इनने सैनिक क्या नाम था शाहजहां के सैनिक का? नवाजत खान है ना। तो रानी से हारने के कारण उनके नाक कान कटे थे, तो इसलिए नागकटी रानी कहते हैं, रानी कर्णावती। चलिए नेक्स्ट, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? ठीक बात है, तो आप देख लीजिए रामायण का काल जो है त्रेता युग। मैं आपको चारों युग बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आया सतयुग। सतयुग में देखिए हमारे यहाँ पे 10 अवतार है ना, तो सतयुग में कौन कौन से अवतार हुए थे? मत्स्य अवतार हुए थे सतयुग में, कुर्म भी अवतार हुए थे, और वाराह अवतार भी सतयुग में है, और नरसिंह अवतार भी सतयुग के हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद अगर जो बात करूं मैं, फिर आता है सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम। ठीक है बात। उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण जी हैं, और उसके बाद कलयुग है। कलयुग में आपके कल के अवतार है ना, कल के अवतार आएंगे जो ऐसे बोलते हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, STDK, इस तरह से याद कर लीजिएगा जिसको याद नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट कह रहा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से शिव प्रसाद डबराल चारण को जाना जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, यानी इनको उत्तराखंड की बहुत जानकारी है ना। शिव प्रसाद डबराल चारण भी कहते हैं। चारण इनके घुमक्कड़ी शौक के कारण इन्हें चारण कहते हैं। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं मंगलेश डबराल की, तो इनके 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। देखिए मंगलेश डबराल की पुस्तक है एक पहाड़ पर लालटेन। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कभी कोई क्वेश्चन बीच में से आपको फंस जाए। 1981 में लिखी थी पहाड़ पर लालटेन। उसके बाद एक और इनकी किताब है जिसका नाम है घर का रास्ता, जिसको पता है और रिवीजन तो हो ही जाएगी, मंगलेश डबराल की। और तीसरा जो है आपकी हम जो देखते हैं,
ये इनकी तीसरी किताब है। इस किताब को 2000 में पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगलेश डबराल है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मंगलेश डबराल के। अब मंगलेश डबराल को, उसके बाद में वीरेंद्र डंगवाल को डिस्कस नहीं कर रहा मैं, आगे आएंगे फिर डिस्कस कर लेंगे, टाइम आपका समय वीडियो लंबी हो रही है। कह रहा किस विधाओं को कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, सल्ट क्षेत्र का विद्रोह हुआ था जो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। सल्ट में कहा, खुमाड़ नामक स्थान पर, उसी को गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा है। इसमें कौन कौन शहीद हो गए थे सल्ट में? सल्ट में गंगाराम, खीमदेव और चूड़ामणि शहीद हो गए थे। ठीक बात है। उसके इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, मैं उनका जिक्र कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हुआ था, अगर जो मैं बात करूं देघाट में, देघाट का कब का है? देघाट का 18 अगस्त 1942 का देघाट का विद्रोह है। इस देघाट में कौन कौन शहीद हुए थे? देघाट में हुए थे आपके हीरामणि, ठीक है, हरि कृष्ण और बद्रीदत्त, बद्रीदत्त कांडपाल पूरा नाम था इनका, ये शहीद हुए थे। ठीक बात है। उसके बाद दूसरा जो विद्रोह जो है वो है सालम की घटना। सालम को धामदोह भी कहते हैं, सालम की। ये कब हुई थी? ये हुई थी 25 अगस्त 1942 को। ठीक बात है। इसमें शहीद हुए थे टीका सिंह व नरसिंह धानक, नरसिंह धानक शहीद हुए थे इसमें। ठीक हो गई बात। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले देघाट की घटना है, फिर आपकी सालम की घटना है, फिर आपकी सल्ट की घटना है। ये आपकी हो गई 18 अगस्त, ठीक है, ये हो गई आपकी 25 अगस्त और ये हो गई आपकी 5 सितंबर। एक बार प्रवक्ता के क्षेत्र में कुमाऊं की बारदोली की डेट पूछी हुई थी। ठीक है, बहुत 2011 की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आइए आप मेरे साथ। कह रहा 2017 का द्रोणाचार्य, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आप मुझे कमेंट में करिएगा कि लेटेस्ट किसे मिले हुए हैं। ठीक बात है। लेटेस्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिले हुए हैं? 3 पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आप मुझे बताइएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आप मुझे देख के बताइएगा किस किस को मिले हुए हैं, कमेंट करिएगा तीनों लेटेस्ट 2020 के। ठीक है, 20 के या 19-20 के जो भी होंगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक बात है। तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। ठीक बात है। आप जानते हैं कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 1916 में हुआ था। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता ही देता हूं, जब यहाँ पे खोल ही लिया है। तो इसका पहला सम्मेलन 1917 में हुआ था। ठीक बात है। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी थे अध्यक्ष। ठीक है। अगर आपसे पूछे स्वागत अध्यक्ष कौन थे, तो स्वागत अध्यक्ष थे पीताम्बर दत्त जोशी। प्रॉपर अध्यक्ष तो थे जयदत्त जोशी और स्वागत अध्यक्ष थे पीताम्बर दत्त जोशी। और आपसे पूछे मंत्री कौन चुने गए थे, तो फिर आपको बताना पड़ेगा लक्ष्मी दत्त जोशी मंत्री चुने गए थे। ठीक बात है, मंत्री चुने गए थे लक्ष्मी दत्त जोशी। ठीक है, 1917 की बात कर रहा हूँ, पहला सम्मेलन। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था हल्द्वानी में हुआ था। ठीक बात है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे तारा दत्त गैरोला थे अध्यक्ष। ठीक हो गई बात। देखिए, इसकी विशेषता क्या है इस सम्मेलन की, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछे किस सम्मेलन में, तो सेकंड में जंगलात वाला कानून और कुली बेगार वाला, इसी में पास किया गया था। ठीक बात है। चलिए, 1918 की बात है। 1918, देखिए इसी जब 1918 में ये सम्मेलन हो रहा था, तो इसी समय क्या किया था बद्रीदत्त पांडे ने? बद्रीदत्त पांडे ने अपने अखबार था, अखबार का नाम क्या था? शक्ति। शक्ति में एक रिपोर्ट छापी थी। क्या नाम था उस अखबार, क्या रिपोर्ट थी? उसमें लिखा था लोमस की भालूशाही। ठीक बात है। ये संपादक ही लिखा था इन्होंने। तो जिस कारण से उस समय लोमस कौन थे? लोमस थे आपके डिप्टी कमिश्नर, है ना, डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर थे। तो अखबार को बंद होना पड़ गया था, शक्ति अखबार को। ठीक होगी बात। तो आप जानते हैं, मैं गलत थोड़ा सा बोल गया, ये आपका 1918 में जिस अखबार में छापा था, उस अखबार का नाम था अल्मोड़ा अखबार, है ना, अल्मोड़ा अखबार में छापा था।
तो अल्मोड़ा फिर बंद हुआ, तो फिर 15 अक्टूबर 1918 को उन्होंने अखबार शुरू किया था जिसका नाम था शक्ति। ठीक बात है। शक्ति के लिए इन्होंने प्रेस बनाई थी, प्रेस का नाम क्या था? देशभक्त प्रेस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे चलता हूं। 2 सम्मेलन हो गए, 1919 का एक और पढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं जा रहा मैं। बद्रीदत्त जोशी थे। ठीक बात है। तीसरे सम्मेलन के कहाँ हुआ था? ये तीसरा सम्मेलन आपका कोटद्वार में हुआ था। बाकी जब नोट्स पढ़ाऊंगा तब सारे देखूंगा। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक होगी बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तराखंड क्रांति दल का, उसे हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड क्रांति दल के अगर जो मैं बात करूं तो उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापकों में आते हैं आपके देवीदत्त पंत। ठीक होगी बात। देवीदत्त पंत आपके पहले अध्यक्ष थे। और आपसे पूछे संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में आप बोलेंगे इंद्रमणि बडोनी संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष हैं देवीदत्त पंत। कब हुई थी स्थापना उत्तराखंड क्रांति दल की? 25 जुलाई 1979 को हुई थी। 25 जुलाई को कहाँ हुई थी? मसूरी में हुई थी। ठीक हो गई बात। तो चलिए मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूं, मेरी इच्छा कर रही है बताने की। क्या है? सबसे पहले देखिए आप, देखिए 1990 में इसी उकराद को मैं यूकेडी लिख रहा हूं, है ना। उकराद ने क्या किया था? उकराद के सदस्य थे, विधायक थे, जिनका नाम था जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत सिंह बिष्ट थे। इन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले इन्होंने ही रखा था। पृथक राज्य प्रस्ताव, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन जाए, इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले 1990 में उकराद के सदस्य जसवंत सिंह बिष्ट लाए थे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, बस मैं आगे चलता हूं। देखिए जुलाई 1992 को इनका सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में इन्होंने एक ब्लूप्रिंट जारी किया था, है ना। ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं क्या है ब्लूप्रिंट, मैं फिर आगे चलता हूं। देखिए इसमें इन्होंने कहा था कि राजधानी तो बनेगी गैरसैंण, और काशी सिंह एरी ने कहा था उसका नाम क्या रखेंगे? चंद्रनगर रखेंगे, काशी सिंह एरी ने कहा था। ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, लगभग जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए। मेरी भी सीमा है, ठीक है, और आपके डाटा की भी सीमा है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? ठीक बात है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम इनमें से कोई नहीं, 1 अप्रैल 2001 का है जल विद्युत निगम। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम को उज्ज्वल कहते हैं ना। एक होता है यूपीसीएल, आप जानते हैं यूपीसीएल वर्ष 2000 का है। एक होता है पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये 2004 का है। कभी इनके में वर्क क्या क्या है वो मैं आपको फंक्शंस सारे समझाऊंगा किसी दिन, आराम से बताऊंगा। बहुत टाइम चाहिए यार, बहुत चीजें हैं, नॉलेज बहुत ज्ञान बहुत है जिसे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और है जिसे उरेडा, अल्मोड़ा में हेडक्वार्टर है उरेडा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, 2008 की है शायद ये, है ना। तो देख लीजिएगा आप, उरेडा और आपका अल्मोड़ा में हेडक्वार्टर, ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। नेक्स्ट आता हूं मैं आपका, कह रहा टिफिन टॉप कहाँ पे है? देखिए टिफिन टॉप नैनीताल में कुछ नहीं, एक जगह है जहाँ पे टिफिन लेके जाइए और खाना खाइए। और आपसे पूछे टिप एंड टॉप कहाँ पे है, तो ये लैंसडाउन में है। ठीक बात है, लैंसडाउन में कौन सी पहाड़ी है? ठीक बात है, आप बताइएगा मुझे लैंसडाउन में कौन सी पहाड़ी पर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। कह रहा भगीरथी नदी का उद्गम, यार मैं बहुत बता दिया। भगीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है। ठीक है, आपको पूरी नदियों का चैप्टर पढ़ा दिया है, आगे चल रहा हूं नेक्स्ट। कह रहा गोला नदी किस शहर के किनारे? चलो गोला नदी का मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूं, तो इसमें आप हल्द्वानी लगा लीजिएगा। और कौन कौन से हैं इसके किनारे? रानी बाग भी इसी के किनारे है। ठीक है, काठ गोदाम भी इसी के किनारे है, गोला के किनारे। ठीक है, लाल कुआं भी गोला के किनारे है, और किच्छा भी गोला के किनारे है। गोला नदी को भी देखिएगा आप, कहां से उद्गम हुआ था कहां से नहीं, आप जानते हैं गोला कहां मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ये लोग आपके पिथौरागढ़ में हैं। ठीक बात है, आपसे पूछे मुख्यतः लकड़ी के काम के लिए कौन एक्सपर्ट है, तो राजी जनजाति के लोग लकड़ी का काम करते हैं। चलिए मैं आगे आ रहा हूँ नेक्स्ट, फटाफट चलते हैं।
वनराजी वगैरह कहते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम आबादी इसी जनजाति की है। 5 ट्राइबल्स हैं हमारे यहाँ, ट्राइब्स हैं, तो उसमें से सबसे कम आबादी वाले वनराजी हैं। राजी, वनराजी, वनरोत आदि आदि नामों से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूँ। कह रहा उत्तराखंड, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित कब हुआ? देखिए हिमालय संग्रहालय जो है आपका 1965 में हुआ था, 14 नवंबर को। नेहरू जी की डेथ के अगले साल हुआ था, ठीक है, नेहरू, ठीक है। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं कई संग्रहालय हिमालय के नाम से, वो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखिए एक है हिमालय संग्रहालय, एक और है हिमालय संग्रहालय जो 2005 का है, 2005 का। ये कहाँ पे है? ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन बना हुआ है, ठीक बात है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में, इतिहास विभाग के अंडर है कुमाऊं विश्वविद्यालय में। उसके अलावा बात करूं एक और है आपका, जिसका नाम है हिमालय पुरातत्व व नरवंशीय संग्रहालय, ठीक बात है। नरवंशीय संग्रहालय है जो 1980 का है, ठीक होगी बात, 1980 का। ये कहाँ पे? अभी ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन है, ठीक बात है। हिमालय, ठीक है, वह नरवंशीय पुरातत्व व नरवंशीय संग्रहालय कहाँ पे है? ये आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन है, 1980 का है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे उत्तराखंड का सबसे पुराना, तो आप कहेंगे देहरादून वन संग्रहालय 1914 का है, सबसे पुराना उत्तराखंड का संग्रहालय है। उसके अलावा बात करूं मैं कोई और संग्रहालय की, तो जीवी पंत राजकीय संग्रहालय, एक गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, सरकारी उनके आवास वगैरह को इकट्ठा करके संग्रहालय बना दिया गया। कब? 1979 में, ठीक है। अब इसमें एक और चीज भी है, सुमित्रा नंदन पंत वाला भी इसी में जोड़ दिया गया आवास। खूंट गांव है ना कोसानी वाला, तो वो भी कोसानी खूंट भी इसी में ऐड कर दिया गया है, 1979 का है। उसके अलावा अगर जो बात करूं मैं, जिम कार्बेट म्यूजियम है, जिम कार्बेट म्यूजियम, ये काला ढूंगी नैनीताल में है। कहाँ पे? काला ढूंगी नैनीताल, ठीक है। उसके अलावा अगर जो बात करूं एक और है लोक संस्कृति संग्रहालय, ठीक है। ये कहाँ पे? खुटानी में है, खुटानी अल्मोड़ा आप जानते हैं। ये कब का है? ये इसके संस्थापक हैं यशोधर मठपाल, ये 1983 का है, ठीक हो गई बात। उसके अलावा अगर जो बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन यहीं पे इकट्ठा कर देता हूं। एक है तितली संग्रहालय जो 2012 में बना था, भीमताल में है ना, तितली संग्रहालय। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं फेडरिक स्मेटा, तितली संग्रहालय, ठीक होगी। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। तो फेडरिक स्मेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका, आप लगा लेंगे भीमताल नैनीताल, अभी पीछे बता ही दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना कहाँ पे है? विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा चमोली पर है, ठीक होगी बात। 250 मेगावाट की है लगभग ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की बात की थी? देखिए कौशिक समिति बनी थी, उत्तराखंड का गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये समिति जनवरी 1993 में मिलेगी। कहीं जगह पे इस समिति को 1994 भी लिखा हुआ है वर्ष, ठीक है, जनवरी 94, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। दूसरा कितने सदस्य थे इसमें? 6 सदस्य की समिति थी ये, ठीक होगी बात। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट इसने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट दी थी कौशिक समिति ने, ठीक होगी बात। इसकी रिपोर्ट को कब एक्सेप्ट किया गया? 21 जुलाई को मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट, कितने मंडल कहे थे? उन्होंने 3 मंडल गठन की बात कही थी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा कनकपाल किस वंश का था? कनकपाल पवार वंश का था, ठीक है। चलिए आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब अजय रावत। नेक्स्ट, मसूरी हिल स्टेशन लाइब्रेरी। चलिए मसूरी हिल स्टेशन लाइब्रेरी आपकी कब की है? तो मसूरी हिल स्टेशन लाइब्रेरी एक आपका 1843 की है, इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, गलत छपे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, 1843 में एक समिति बनी थी, वही पुस्तकालय समिति है, उसके अध्यक्ष थे वेंसी टार्ट। कौन थे? वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, पुस्तकालय समिति कहते हैं इसे, ठीक होगी बात। तो वही मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना का आधार बनेगी। नेक्स्ट अगर जो बात करूं मसूरी के संस्थापक कौन है, तो मसूरी के संस्थापक हैं आपके 1825 में खोज करी थी इन्होंने, मेजर यंग
ठीक है। और दूसरे इनके साथ में कौन थे, श्री शोर, मेजर यंग और शोर ने दोनों ने मिलकर करी थी। ठीक होगी बात। अब अगर जो बात करूं मसूरी की पहली इमारत क्या है, तो 1827 की सैनिटोरियम बना था यहाँ पे, जो मसूरी की पहली इमारत कहलाता है लंढोर में। आज इसे कैंटोनमेंट कहते हैं। ठीक, कैंटोनमेंट में बदल गया है ये, कैंटोनमेंट लंढोर में है ये। ठीक है, लंढोर छावनी। अब आपसे पूछा मसूर नाम कैसे आया, मसूर वनस्पति के नाम पे आया मसूरी। ठीक है, मसूर वनस्पति से मसूरी नाम आया है। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूं, कह रहा उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ। देखिए कैलाश चंद गैरोला की रिपोर्ट पर बने थे। कैलाश चंद गैरोला का बड़ा योगदान था वन पंचायत। भारत में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहां वन पंचायत है। अगर आपसे पूछे कितनी वन पंचायत है, लगभग तो हमारे यहाँ 12,189 वन पंचायतें हैं वर्तमान में। ठीक है जी। और प्रत्येक वन पंचायत में मिनिमम कितने सदस्य, 9 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 4 महिलाएं जरूरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, कह रहा भारत के उत्तर दिशा में अंतिम माणा गांव किस जिले में, माणा गांव चमोली में, आप जानते हैं। ठीक है, माणा इसका पुराना नाम क्या मिलता है, मणिभद्र मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, कह रहा पंडित हरिकिशन रतूड़ी को जाना जाता है, किस उससे जाना जाता है। पंडित हरिकिशन रतूड़ी लेखक हैं, इनकी किताब बता देते हैं तो आपका स्पष्ट। एक तो इन्होंने गढ़वाल वर्णन लिखी है, क्या लिखी, गढ़वाल वर्णन लिखी पंडित हरिकिशन रतूड़ी ने। उसके बाद दूसरा एक इन्होंने गढ़वाल का इतिहास भी लिखी है इन्होंने। ठीक बात है, कब लिखी, 1928 में गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकिशन रतूड़ी ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आता हूं मैं, कह रहा गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार कब हुआ। देखिए गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार 1804 से 15 लग जाएगा, वैसे सही है 1804 से 15। और कुमाऊं पर 1790 से 1815, ये गोरखों का काल है उत्तराखंड के। नेक्स्ट आ रहा हूं, कह रहा लाल टिब्बा। लाल टिब्बा क्या है, लाल टिब्बा मसूरी में चोटी है, सेकंड हाईएस्ट चोटी है। तो आप कहेंगे पहली कौन सी है, पहली गन हिल है। गन हिल मसूरी की पहली सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी आपकी, चलिए यहां पर लाल टिब्बा पर दूरबीन भी लगी हुई है। ठीक बात है, दूरबीन 1967 में लगी थी दूरबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का देश में साक्षरता में स्थान कौन सा है। तो आप जानते हैं 17वां स्थान है उत्तराखंड का साक्षरता में। अगर जो बात करूं वुमेन में 20वां है और मैन में 13वां है। आपको मैं पूरी लिटरेसी पढ़ा चुका हूं, पूरी सेंसस पढ़ा चुका हूं, तो आप एक बार देख सकते हैं, आपको याद भी हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, कह रहा नमामि गंगे कार्यक्रम किससे संबंधित है। चलिए नमामि गंगे कार्यक्रम आपका किससे संबंधित, नमामि गंगे कार्यक्रम आपका गंगा को सफाई से है, प्रदूषित गंगा की सफाई करने से। आप जानते हैं ये कब से है, शुरू हुआ था 2015 से का कार्यक्रम है। ठीक है, 2015 से कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा हूं, कह रहा सागौन और साल के वृक्ष कौन से होते हैं। ठीक है, सागौन और साल, देखिए मैं आपको पूरा मैप में समझा देता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। देखिए मैंने यहाँ पर पेड़ लिख दिए हैं, आप आ जाइए। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं। पर्णपाती का मतलब है पत्ते गिराने वाले, और उष्ण कटिबंध का मतलब जहाँ पर गर्म जलवायु वाले थोड़े से ना। तो देखिए 300 से 600 मीटर की हाइट पर हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय मिलते हैं। तो कौन से, साल, सागौन, शीशम, जामुन, हल्दू, बहेड़ा, ये प्रमुख पेड़ हैं उष्ण कटिबंधीय। तो आप बैक आइए, यही क्वेश्चन था शायद। साल और सागौन किसके हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आप लगा देंगे, शुष्क ये वाले। ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ रहा हूं, पूरे पेड़ पढ़ लेते हैं। फिर उपोषण कटिबंध 700 से 1400 वाला उपोषण है, जिसमें चीड़ के वृक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। उपोषण के बाद शीतोष्ण आ जाते हैं। शीतोष्ण आपके 1400 से 2800 की हाइट पर आ जाते हैं, जिसमें मुख्य से शीतोष्ण सदाबहार वन है, बांज और बुरांश। उत्तराखंड पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, बांज और बुरांश के वंश किस में शामिल किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे अधिक 28% वन यही मिलते हैं। 28% वनों का मतलब घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद 2800 से 3800 तक उप पर्वतीय वन मिलते हैं, जिन्हें एल्पाइन भी कह सकते हैं आप। इसमें देवदार और स्प्रूस हैं, इन्हें कोणधारी भी कह सकते हैं आप। सिल्वर, ब्लू पाइन, देवदार, स्प्रूस प्रमुख वन है, महंगे पेड़ होते हैं, ऑयल निकलता है। 3800-4200 तक घास के मैदान आ जाते हैं, आप जानते हैं। 4200 या कहीं पर उससे ज्यादा पर हिम रेखा आ जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है की बात।
चलिए, अब इन वन विभागों का कंट्रोल देखिए अलग अलग होता है। वन विभाग के पास 70.46% वन है, राजस्व विभाग के पास ये 13.76 है, और वन पंचायत अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ाई था हमने 15.32 है वन पंचायत। तो वन पंचायतों का 15.32% वनों का कंट्रोल है। ठीक है, देखिए चीड़ के वृक्ष को लीसा निकालते हैं, आप जानते हैं फ्रेंच कप विधि है। पहले टपक विधि थी और फिर फ्रेंच कप विधि है। उसमें क्या करते हैं, कट लगा के कप सा लगा देते हैं, बांध देते हैं। और बांझ के वृक्ष को क्या कहते हैं, राज्य का सोना कहते हैं, बांझ बुरांश को। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो आप देख लीजिए, ये है कब का, 1982 का है। 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की होती है विश्व धरोहर सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कह रहा मोड़ मेला। मोड़ मेला पीछे यार मैं सारा पढ़ा दिया आपको, पाली पछाऊ का सारी डिटेल पढ़ा दी मैंने आपको, तो इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं लगभग आपके। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।